ऑडियो लेक्चर ऑफ चैप्टर 18 संगठन में संघर्ष प्रबंध मैनेजिंग कन्फ्लिक्ट इन ऑर्गेनाइजेशन। नेता समूह के साथ क्या करता है, हमें इसके बारे में नहीं बल्कि इसके बारे में सोचना चाहिए कि समूह नेता के साथ क्या करता है। एमपी फॉलेट का काल है 1868 से 1933। महान अमेरिकी प्रशासनिक चिंतक मैरी पार्कर फॉलेट को प्रबंध भविष्यवक्ता या पैगंबर के उपागम से सुशोभित किया जाता है। इन्होंने नेतृत्व की वृत्ताकार प्रक्रिया सर्कुलर रिस्पॉन्स की अवधारणा दी। इनका मानना है कि संगठन में एक नहीं बल्कि कई अरस्तु होने चाहिए। एमपी फॉलेट की प्रसिद्ध रचनाएं हैं द न्यू स्टेट 1918, क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924, डायनामिक एडमिनिस्ट्रेशन 1941। प्रशासनिक चिंतकों में मेरी पार्कर फॉलेट एकमात्र ऐसी चिंतक है जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनके विचार समय से पहले के विचार हैं, अर्थात नेतृत्व, एकीकरण, मेलजोल, समूह भावना तथा मानव संबंधों के क्रम में जो सिद्धांत फॉलेट ने 20वीं सदी के द्वितीय एवं तृतीय दशक में प्रस्तुत किए, प्रबंध के क्षेत्र में उन्हें 5वें व 6ठे दशक में अपनाया गया। प्रबंध में भविष्यवक्ता या पैगंबर, प्रॉफिट इन मैनेजमेंट के उपनाम से सुप्रसिद्ध फॉलेट का मुख्य कार्य संबंधों के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ रिलेशनशिप पर केंद्रित है। नेतृत्व, सत्ता, रचनात्मक संघर्ष या मनमुटाव, एकीकरण, समूह भावना, समन्वय, नियंत्रण, अभिप्रेरणा, संगठनों की नेटवर्किंग तथा मानव संबंधों इत्यादि के संदर्भ में व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत करने वाली फॉलेट के लिए डैनियल ए रैन ने कहा है, ऐतिहासिक अनुक्रम में फॉलेट वैज्ञानिक प्रबंध के दौर का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि दार्शनिक दृष्टि से वे सामाजिक मानव युग का प्रतिनिधित्व करती हैं। व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व, लाइफ स्पेक्ट्रम। मेरी पार्कर फॉलेट का जन्म 3 सितंबर 1868 को संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य की राजधानी बॉस्टन के पास क्विंसी नामक स्थान पर एक धनी परिवार में हुआ। सन 1918 में उनकी कृति द न्यू स्टेट तथा सन 1924 में क्रिएटिव एक्सपीरियंस के प्रकाशन के पश्चात फॉलेट को अमेरिका में लोकप्रियता तो मिली, किंतु तत्कालिक अमेरिकी प्रबंध जगत ने उनके विचारों को प्रबंध की मुख्य धारा में नहीं अपनाया। मेरी पार्कर फॉलेट की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। पहली, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स 1896। सेकंड, द न्यू स्टेट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशंस, द सॉल्यूशन ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट 1918, थर्ड, क्रिएटिव एक्सपीरियंस 1924, फोर्थ, डायनेमिक एडमिनिस्ट्रेशन, द कलेक्टेड पेपर्स ऑफ मैरी पार्कर फॉलेट 1941। मृत्यु उपरांत हेनरी मेटकाल्फ और लियोन उर्विक द्वारा संपादित फॉलेट के पेपर्स। फॉलेट का योगदान, संगठन की नवशास्त्रीय विचारधारा की समर्थक तथा मानवतावादी चिंतक के रूप में फॉलेट का योगदान अविस्मरणीय है। रचनात्मक संघर्ष या मनमुटाव, कंस्ट्रक्टिव कन्फ्लिक्ट। मेरी पार्कर फॉलेट का मानना है कि संगठन में व्यक्ति कार्य करते हैं, अतः उनमें संघर्ष, मनमुटाव या मतभेद अवश्य होंगे। वे कहती हैं, संगठन में संघर्ष स्वाभाविक हैं, लेकिन उन्हें रचनात्मक भी बनाया जा सकता है। फॉलेट का मत है कि संसाधनों की सीमित उपलब्धता, व्यक्तित्व की भिन्नता, संचार की कमी, अहम की उपस्थिति, उद्देश्यों की भिन्नता तथा परिस्थितिजन्य परिवर्तनों के कारण संगठन में संघर्ष उत्पन्न होता है। फॉलेट जोर देकर कहती हैं कि संघर्ष न तो अच्छा होता है और न ही बुरा होता है। यह कोई युद्ध की स्थिति भी नहीं है, बल्कि यह तो प्रबंधकों को अच्छे या बुरे परिणामों के लिए अवसर प्रदान करता है। फॉलेट ने संघर्ष को सकारात्मक या रचनात्मक बनाने की दिशा में प्रयास करने की वकालत करते हुए कहा है कि हम संघर्षों को अपनी इच्छा से टाल नहीं सकते, अतः इन संघर्षों की स्थिति सामने आने पर इनको कोसने, दोषारोपण करने या इनसे बचने की अपेक्षा इनका सकारात्मक उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। संघर्ष समाधान या संघर्षों को रचनात्मक बनाने के लिए फॉलेट ने 3 विधियां बताई है: प्रभुत्व, समझौता और एकीकरण। पहला है डोमिनेशन, प्रभुत्व। प्रभुत्व का अर्थ एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर विजय प्राप्त कर लेना। यद्यपि संघर्षों के समाधान की यह विधि आसान प्रतीत होती है, यद्यपि फॉलेट ने इसका पूर्ण समर्थन नहीं किया है। इसका कारण यह है कि प्रभुत्व में दबाव, बल प्रयोग, धमकी या दूसरों के हितों पर चोट करते हुए अपने स्वार्थों की पूर्ति की जाती है। अतः पराजित पक्ष सदैव बदला लेने की फिराक में अवसर
की प्रतीक्षा करता रहता है। वस्तुतः प्रभुत्व विधि से संघर्ष का समाधान नहीं होता, बल्कि वह कुछ समय के लिए दब जाता है। इसी क्रम में कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जर्मनी पर दबाव पूर्वक जो शर्तें थोपी गई थी, उन्होंने अंततः दूसरे विश्व युद्ध को जन्म दिया। फिर आता है कॉम्प्रोमाइज समझौता। इस विधि में दोनों पक्ष अपनी अपनी मांगों के कुछ अंशों का त्याग करते हुए अर्थात थोड़ा झुकते हुए किसी एक मध्य बिंदु पर अनिच्छा पूर्वक सहमत हो जाते हैं। निश्चित रूप से यह विधि प्रभुत्व से अच्छी है, किंतु इसकी कमी यह है कि इसमें भी दोनों पक्षों की मांगें पूरी नहीं होती। अतः मांगों का त्यागा हुआ या अपूर्ण अंश अक्सर अवसर आने पर उभर कर सामने आ जाता है तथा नए संघर्ष को जन्म देता है। समझौते मजबूरी में किए जाते हैं, अतः इनसे भी अल्पकालीन समाधान होता है। तीसरा है इंटीग्रेशन, एकीकरण। संघर्षों के समाधान की इस विधि को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए फॉलेट ने बताया है कि इस विधि में किसी ऐसे नए समाधान या विकल्प की खोज की जाती है जिससे कि दोनों पक्षों की मांगें पूरी हो जाए, और एकीकरण विधि किसी नए व्यवहार के द्वारा दोनों पक्षों को पूर्ण संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास है जो संघर्ष को सदैव के लिए समाप्त कर देता है। एकीकरण के क्रम में फॉलेट ने 3 चरणों की व्याख्या की है। प्रथम चरण में दोनों पक्षों की अपनी मांगें तथा उनसे संबंधित समस्त बातें स्पष्ट रूप से पहचान लेनी चाहिए, अर्थात मतभेदों का तथा विरोध का स्पष्ट खुलासा हो जाना चाहिए। द्वितीय चरण में संघर्ष या मतभेद को एक संपूर्ण इकाई मानते हुए उसे उपखंडों या कुछ भागों में विभाजित कर लेना चाहिए। इससे हमें प्रमुख मांगों, गौण मांगों, समस्याओं का ज्ञान हो जाता है। तृतीय चरण में प्रतीकों का सही अर्थ तथा पूर्वानुमान लगाया जाना चाहिए, अर्थात दोनों पक्षों को एक दूसरे के प्रत्युत्तर एवं प्रतिक्रियाओं या एकीकरण से उत्पन्न होने वाले प्रभावों को समझना चाहिए। यहाँ फॉलेट कहती हैं वृत्तीय व्यवहार, सर्कुलर बिहेवियर एकीकरण का आधार है, अर्थात मैं आपसे अकेले कभी नहीं लड़ सकता, बल्कि मैं तथा आप मिलकर लड़ते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से प्रभावित है तथा वह दूसरों को प्रभावित भी करता है। इसी संदर्भ में एकीकरण भी वृत्तीय चक्रीय होना चाहिए। एकीकरण के माध्यम से संघर्ष या मतभेद निवारण के क्रम में फॉलेट एक उदाहरण देती है। एक बार मैं हार्वर्ड पुस्तकालय में के एक छोटे से कमरे में थी। वहाँ उपस्थित एक व्यक्ति उस कमरे की खिड़की खोलना चाहता था, जबकि मैं नहीं चाहती थी कि खिड़की खोली जाए तथा उत्तरी हवाएं मेरी ओर आए। हमने अगले कमरे की खिड़की खोल दी जहाँ कोई भी नहीं था। वस्तुतः यह कोई समझौता नहीं था, क्योंकि इसमें हम दोनों की ही इच्छाओं की कमी नहीं करनी पड़ी तथा हम दोनों ने वह प्राप्त कर लिया जो हम चाहते थे। मैं एक बंद करना चाहती थी, जबकि वह व्यक्ति केवल थोड़ी हवा व प्रकाश चाहता था। कोई विशिष्ट खिड़की ही खोली जाए ऐसी इच्छा उसकी नहीं थी। वस्तुतः एकीकरण हेतु उच्च स्तर की समझ, गहन बोध क्षमता, श्रेष्ठ खोजी प्रवृत्ति, विवेक तथा कुशल कल्पना शक्ति की आवश्यकता होती है। वे कहती हैं जब 2 व्यक्ति एक ही महिला से विवाह करना चाहें तो एकीकरण नहीं हो सकता। संघर्षों का या मनमुटावों के समाधान के लिए फॉलेट ने चौथी विधि भीड़ नियंत्रण, क्राउड मैनिपुलेशन के रूप में बताई है। इस विधि में मूल रूप से मार्मिक अपील करके मतभेदों को ऊपरी तौर पर मिटाने का प्रयास किया जाता है। यथास्थिति स्टेटस क्वो बनाए रखते हुए यदि मतभेद या संघर्ष आगे न बढ़े तो भी एक उपलब्धि मानी जा सकती है। आदेश देने का नियम, द लॉ ऑफ गिविंग ऑर्डर्स, इसे स्थिति का नियम, द लॉ ऑफ सिचुएशन तथा अमेरिकी प्रबंध साहित्य में स्थिति का विज्ञान, साइंस ऑफ सिचुएशन भी कहा जाता है। फॉलेट द्वारा प्रतिपादित स्थिति का नियम इस मान्यता पर आधारित है कि प्रबंधकों एवं कार्मिकों को स्थिति के समस्त घटकों का अध्ययन करके तथ्यों के अनुरूप निर्णय लेना चाहिए, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश नहीं दे, बल्कि स्थिति को देखकर स्वतः ही स्थिति आदेश प्राप्त कर लेने चाहिए। इसी क्रम में फॉलेट कहती हैं सामान्यतः एक नर्स रोगी को वही दवा देती है जो डॉक्टर कहता है, लिखता है, किंतु किसी दिन रोगी अंतिम सांसें गिन रहा गैस्पिंग हो तो डॉक्टर को पहुंचने में देरी हो जाए तो क्या उस नर्स स्थिति के अनुरूप आदेश को स्वतः ही नहीं समझ लेना चाहिए? वस्तुतः नर्स जानती है कि डॉक्टर इस स्थिति में क्या दवा लिखेगा। फॉलेट ने स्थिति का नियम, आदेश देने के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ गिविंग ऑर्डर्स के
क्रम में प्रतिपादित किया है। फॉलेट की मान्यता है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को दिया गया आदेश प्राप्तकर्ता को हीन या नीचा दिखाने डिमीन्स का कार्य करता है। फॉलेट का कहना है कि आदेशों से संघर्षों की उत्पत्ति नहीं बल्कि संघर्षों का समाधान होना चाहिए। उन्होंने आदेश देने के क्रम में मुखियावाद बॉसिज्म की भी आलोचना की है। आदेशों के निर्व्यक्तित्वकरण यानी डीपर्सनलाइजेशन ऑफ ऑर्डर्स का सुझाव दिया है, अर्थात व्यक्तिगत हैसियत तथा पद की हैसियत में अंतर करते हुए स्थिति की तर्क संगतता के अनुरूप आदेश देना चाहिए। पावर एंड अथॉरिटी, शक्ति या सत्ता। फॉलेट ने शक्ति, सत्ता, प्रत्यायोजन तथा उत्तरदायित्व के संबंध में भी व्यापक रूप से विचार प्रस्तुत किए हैं। फॉलेट यह मुद्दा उठाती है कि कोई व्यक्ति शक्ति का उपयोग किस ढंग से करता है। फॉलेट शक्ति उपयोग के दो तरीके बताती है। पहला, किसी के ऊपर शक्ति, पावर ओवर। शक्ति उपयोग की यह विधि इस तथ्य को बताती है कि शक्ति प्रयोगकर्ता किसी पर अपनी बात, इच्छा थोप रहा है। शक्ति प्रयोगकर्ता शक्ति की भूख से ग्रस्त होता है तथा स्वतंत्र इंडिपेंडेंट शक्ति को स्वार्थ सिद्धि हेतु रखते हुए दबाव को प्रयुक्त करता है। स्पष्ट है कि ऐसी शक्ति में अधीनस्थ अपमानित तथा कुंठित अनुभव करते हैं, अतः इनमें आक्रोश एवं निराशा पनपती है। किसी के ऊपर शक्ति को अमानवीय, कपटपूर्ण तथा अलोकतांत्रिकृत मानते हुए फॉलेट ने इसे कम करने का सुझाव दिया है। दूसरा है किसी के साथ शक्ति, पावर विथ। ये संयुक्त शक्ति जॉइंट पावर भी कहलाती है। इस विधि में दो या अधिक व्यक्ति अपनी शक्ति की एकीकरण पूल देयर पावर को अपनाते हुए संतुष्टिदायक समाधान तक आते हैं, अर्थात इस विधि में सहभागिता तथा संयुक्तिकरण का स्थान है, दबाव या अहंकार का नहीं। फॉलेट का यह भी मानना है कि शक्ति का न तो प्रत्यायोजन किया जा सकता है और न ही इसे दूसरों से छीना जा सकता है, क्योंकि शक्ति वास्तव में किसी व्यक्ति की क्षमता तथा इच्छा का परिणाम होती है। इस संदर्भ में फॉलेट शक्ति तथा सत्ता को भी किंचित भेद करती है। सत्ता या प्राधिकार, अथॉरिटी। सत्ता या प्राधिकार, अथॉरिटी को परिभाषित करते हुए फॉलेट कहती है, सत्ता किसी व्यक्ति में निहित शक्ति, वेस्टेड पावर है। यह शक्ति को विकसित करने तथा इसे काम में लाने का अधिकार है। फॉलेट ने अंतिम सत्ता, अल्टीमेट अथॉरिटी तथा सर्वोच्च नियंत्रण, सुप्रीम कंट्रोल जैसे शब्दों की आलोचना की है। वे कहती हैं अंतिम सत्ता मात्र एक भ्रम, इल्यूजन है। इसी क्रम में फॉलेट ने कार्य की सत्ता, अथॉरिटी ऑफ फंक्शंस की वकालत करते हुए कहा है कि सत्ता कार्य से संबंधित है तथा कार्य से साथ जुड़ी रहती है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति जो कार्य करता है वह उससे जुड़ी सत्ता भी स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। लीडरशिप, नेतृत्व को एक वर्ताकार घूमने वाली प्रक्रिया, सर्कुलर रिस्पॉन्स बताने वाली मैरी पार्कर फॉलेट अपनी पुस्तक द न्यू स्टेट में लिखती है, अब हमें इस बात पर कम बल देना चाहिए कि नेता अपने समूह को प्रभावित करता है, बल्कि अब इस दिशा में सोचना चाहिए कि नेता को समूह प्रभावित करता है। एक दूसरे को प्रभावित करने वाली प्रक्रिया में दोनों ओर से चलती है। जब यह प्रवाह निरंतर चलता है तब तक नेतृत्व की प्रभावशाली रहता है, अन्यथा प्रभावशाली नेतृत्व समाप्त हो जाता है। अतः नेतृत्व को समझने के लिए हमें केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि नेता समूह के लिए क्या करता है, बल्कि यह सोचना है कि समूह नेता के प्रति क्या करता है। फॉलेट ने नेतृत्व के 3 प्रकार बताए हैं। पहला, पद से उपजा नेतृत्व। दूसरा, व्यक्तित्व से उपजा नेतृत्व। तीसरा, कार्य से उपजा नेतृत्व। नेतृत्व के कार्यों को स्पष्ट करते हुए फॉलेट ने 3 मुख्य कार्य बताए हैं। पहला, समन्वय करना। दूसरा, उद्देश्यों का निर्धारण करना। तीसरा, पूर्वानुमान लगाना। सभी नेता जन्मजात नहीं होते बल्कि नेता तैयार किए जाते हैं। इस मान्यता के समर्थक फॉलेट ने बहु नेतृत्व, मल्टी लीडरशिप तथा छोटे नेताओं, स्मॉल लीडर्स की कल्पना की। वे कहती हैं संगठन में एक नहीं बल्कि कई अरिस्टोटल होने चाहिए।